हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन के बारे में। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री। जब तक पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था टर्मिनोलॉजी से। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, उसके टाइप्स क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है वो क्लियर है। एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने बताया था कंप्लीट बॉडी फिनोमिना होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब उसके अंदर क्या होता है, जब एब्जॉर्ब होती है कोई भी चीज़ एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे, मतलब एब्जॉर्बेंट जब एब्जॉर्ब होता है या पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो कंप्लीट बॉडी फिनोमिना होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीट बॉडी फिनोमिना कंप्लीटली होगा। एड्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो एड्जॉर्प्शन हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस पे अवेलेबल होता है। इट मीन्स ये कंप्लीट बॉडी में ना जाकर उसकी सरफेस पे अवेलेबल होगा। तो ये हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। उसके बाद हमने दो टाइप के भी देखे थे। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने बताया था फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल होता है। फिजिकल वॉन डर वाल की तरफ से, और केमिकल हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड की वजह से, राइट। अब हम लोग आगे चले थे इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के फैक्टर कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं उस पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मेन 4 फैक्टर देखे थे। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट मैंने आपको बताया था जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे ही एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेंट हमने कहा था वो जो कि एड्जॉर्ब करता है, विच एड्जॉर्ब्स, जो एड्जॉर्ब्स करता है उसको अपन ने एड्जॉर्बेंट बताया था। और हमने ये भी कहा था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एड्जॉर्बेंट जितना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप सॉलिड फॉर्म लेते हैं, चारकोल की हमने बात की थी एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब किसी भी आप कह सकते हो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, सॉलिड है वो चीज़, तो उसके अंदर एड्जॉर्प्शन कम होगा। लेकिन अगर वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सेकेंड हमने बताया था यहाँ पे सेम चीज़, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट हम लोगों ने किसकी तरह बताया था, सॉल्वेट की तरह होता है एड्जॉर्बेट। और अपन ने एड्जॉर्बेट के अंदर हमने बोला था या तो ये लिक्विड हो सकता है या फिर ये गैस हो सकता है। अब हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, गैस मॉलिक्यूल जो होगा वो गैस जो कि इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो एड्जॉर्ब ज़्यादा करेगी। लेकिन अपन ने कहा था कि जो गैस इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाती उनके अंदर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कम हो जाता है। उसके बाद हमने सॉल्यूट की भी बात करी थी। हम लोगों ने कहा था लिक्विड होता है या गैस होती है। गैस के अंदर हमने कहा जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी वो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करेगी, और जो सॉल्वेंट या फिर हम कह सकते हैं कोई लिक्विड ऐसा जो जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट के कंपाउंड, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा होंगे इट मीन्स वहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए थे। थर्ड वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो जो कि क्या था आप लोगों का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और फोर्थ था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर वाला भी हम लोगों ने कुछ हद तक डिस्कस कर लिया था, और हम लोग आज जो करने वाले थे वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने वाले थे। अब आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया ये क्या है, एड्जॉर्बेंट है जिसपे एड्जॉर्ब के मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे, स्टिक होंगे। अब सीधी सी बात है अगर टेम्परेचर कम है इसका मतलब ये आसानी से आके इस पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बात हो जाएगी, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल जो कि एड्जॉर्बेंट पर आकर चिपकने वाले थे, इसके मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करेंगे और मॉलिक्यूल एनर्जी लेके भागने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। इट मीन्स वो चिपकेंगे नहीं जबकि वो एड्जॉर्बेंट से दूर भागने लगेंगे। तो आप खुद देख सकते हो कि चिपकने की बजाय दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल चिपकने की बजाय दूर भागेगा। इट मीन्स हमारा एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये हम लोग पहले ही पढ़ के आए थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हमारा एड्जॉर्प्शन
T मतलब टेम्परेचर से बता रही हूँ मैं यहाँ पे, तो S टेम्परेचर इंक्रीजेस, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्यों होगा? क्योंकि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो भागने लगेंगे और वो चिपकने की बजाय दूर हो जाएंगे, वो मतलब एड्सॉर्बेंट से दूर निकलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एड्सॉर्प्शन जो होगा वो नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा एड्सॉर्प्शन, सॉरी ये एड्सॉर्प्शन है आपका। एड्सॉर्प्शन के साथ ही एक प्रोसेस चलता है जिसको अपन बोलते हैं डीसॉर्प्शन। जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो मैंने बताया था आप लोगों को एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे मॉलिक्यूल आके चिपक रहे हैं, लेकिन इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जो चिपके हुए मॉलिक्यूल हैं अगर मैं इनको दूर कर दूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डीसॉर्प्शन हो गया। मतलब जो मॉलिक्यूल स्टिक थे सरफेस पे या जो मॉलिक्यूल आके चिपके थे, एड्सॉर्बेट जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके चिपका हुआ था, लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ था स्टिक होने का, इसको अगर दूर कर दिया जाता है तो ये प्रोसेस डीसॉर्प्शन कहलाता है। अब आप खुद समझ सकते हो एड्सॉर्प्शन का उल्टा डीसॉर्प्शन, और ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एड्सॉर्प्शन से डीसॉर्प्शन की तरफ जाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन देखते हैं H का वैल्यू पॉजिटिव होता है और H का वैल्यू कई बार नेगेटिव आता है, राइट। तो H का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, एड्सॉर्प्शन से डीसॉर्प्शन मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, तो मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, जब ये प्रोसेस यहाँ से इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन को डीसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा अपना, एंडोथर्मिक। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। और अगर अपन डीसॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है। मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो वापस चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, एड्सॉर्प्शन बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ईजी टर्मिनोलॉजी है, ये आप पहले से जानते होंगे। एड्सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन के अंदर हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हम लोग बताते हैं जब एनर्जी बाहर निकलती है, कोई कंपाउंड बनते हैं, बनने के बाद वो स्टेबलाइज होते हैं, स्थिर होते हैं। स्टेबलाइज होने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है तो वो क्या निकलती है, वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एनर्जी बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं डेल एच की वैल्यू की, ठीक है। डेल एच पॉजिटिव, डेल एच नेगेटिव। डेल एच नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी बाहर निकल रही है। डेल एच पॉजिटिव कब होगा, जब आप एनर्जी दे रहे हो। तो एड्सॉर्प्शन, जब चिपके हुए मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है तो अपन क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो डीसॉर्प्शन हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। ये सीधा सीधा रिलेट कर रहा है किससे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, डीसॉर्प्शन प्रोसेस की तरफ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे डीसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब ये प्रोसेस राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाते ही एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, एड्सॉर्प्शन डीसॉर्प्शन में बदल जाएगा, टेम्परेचर कम करते ही डीसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन में बदल जाएगा। इसको समझने के लिए अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था नाइट्रोजन गैस है, उसका एब्जॉर्ब थी, वो एब्जॉर्ब्ड गैस कितनी एब्जॉर्ब्ड हुई है, एब्जॉर्ब्ड गैस ली थी हम लोगों ने किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे अपन ने इसका वॉल्यूम ले लिया था, वॉल्यूम में लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने P क्या बताया था, प्रेशर बताया था। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, टेम्परेचर को जो था वो कांस्टेंट हमने रखा था। जैसे ही यहाँ पे 0 वैल्यू से इसको बढ़ाया था, ये 93 पे पहुँचा था। अब टेम्परेचर हम लोगों ने और इंक्रीज़ किया कि 193 पे क्या हुआ, V वॉल्यूम पे हम लोगों को गैस का वॉल्यूम मिल गया कि ये इस V3 वॉल्यूम पे गैस एड्सॉर्ब हो गई है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे, 247 केल्विन पे बढ़ाया था, तो हमने देखा कि एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे कम हो गया, ग्राफ नीचे की तरफ आया। थर्ड वाला भी आपको याद है, 273 केल्विन पे जब हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हुआ था, और भी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। इट मीन्स V3 से V2, देन V2 से V1 हम लोगों ने देखा था। जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते, जैसे ही प्रेशर देखा आप लोगों ने, प्रेशर बढ़ाया था, जो गैस का एड्सॉर्प्शन था वो बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर कम था। टेम्परेचर यहाँ पे जैसे ही हमने वैल्यू चेंज करके इंक्रीज़ करी, कांस्टेंट, इतने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम लोगों ने बढ़ाया, तो हमने देखा वॉल्यूम जो हमें मिला गैस का एब्जॉर्ब्ड वॉल्यूम वो कितना हो गया, पहले से V2 कम हो गया। और जैसे ही आप लोगों ने इसको और भी ज़्यादा कम कर दिया, 270 टेम्परेचर 273 पे लाए,
एड्सॉर्प्शन और भी कम हो गया, V1 वैल्यू हमें मिला। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो है वो गैस का कम होने लगेगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप ठंडा पानी, किसी भी ग्लास में आप ठंडा पानी लेंगे तो जैसे ही आपने कोल्ड वाटर वहाँ पे लिया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके चारों तरफ आपने देखा होगा वाटर ड्रॉप्स जो है वो कलेक्ट होने लग जाती हैं। वाटर ड्रॉप्स का कलेक्ट होना मतलब ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉप क्या हो रही हैं, एड्सॉर्ब हो रही हैं। एड्सॉर्प्शन फिनोमेना हमें कब मिलता है, जब अपन देखते हैं टेम्परेचर हमारा कम है। लेकिन वही आप नॉर्मल वाटर ले लो, नॉर्मल वाटर को ग्लास में डालोगे कि आपको वाटर ड्रॉप्स वहाँ पे इकट्ठी दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर को जब अपन लेते हैं तो टेम्परेचर कम है, इसलिए एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर ड्रॉप्स का गिलास के चारों तरफ। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप्स थी उनका इवेपोरेशन हो जाता है, वो यहाँ से हट जाती हैं। तो इसका मतलब वो एड्सॉर्बेंट पर आके एड्सॉर्ब नहीं हो पाती हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी तक हम लोग ये सारे टॉपिक देख रहे थे, अब अपना लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे ये, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन है। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक हम आज देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए हमारे पास दो आइसोथर्म आती हैं, जिसमें एक हम पढ़ते हैं फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फर्स्ट जो अपन देखेंगे वो है हमारा फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और सेकंड हमारा है लैंगमियर आइसोथर्म, लैंगमियर आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी कह सकते हैं, आइसोथर्म बोल सकते हो, और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। जब हमें बहुत इजीली समझना हो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन, हम ये जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसको समझने के लिए हमने एड्सॉर्बेंट भी देख लिया, एड्सॉर्बेट का नेचर देख लिया, थर्ड हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ लिया, टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एड्सॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होता है उसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दो आइसोथर्म को समझना होगा, जो हमारा है फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये है फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और सेकंड है हमारा लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये दोनों आइसोथर्म हम एक के बाद एक समझेंगे ताकि आपको और भी समझने में आसान हो जाए और भी क्लियर हो जाए। तो पहले वाले को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। The first one is Fruidlich adsorption isotherm। अब फ्रुडलिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक डिराइव किया, उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने ये चीज़ समझाई कि प्रेशर का एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, राइट। इसको समझने के लिए, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि उन्होंने क्या बताया था। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्रुडलिच अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो था फ्रुडलिच का, अकॉर्डिंग टू फ्रुडलिच, आप ये नोट कर लीजिएगा मेरे साथ ही, अकॉर्डिंग टू फ्रुडलिच द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होगा, एड्सॉर्प्शन कितना होगा किसी गैस का, वो कैसे पता चलेगा, पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस। गैस का प्रेशर कितना है जिससे ये एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बता देती हूँ आपको, एक मान लीजिए जैसे ये क्या है अपना एड्सॉर्बेंट है। अब इस एड्सॉर्बेंट में क्या होगा, इस एड्सॉर्बेंट में आप देखोगे कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, इस पे आकर एड्सॉर्ब होंगे। ये क्या कह सकते हैं अपन लोग कि ये जो मॉलिक्यूल है किसके मॉलिक्यूल हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं।
जो किसी एड्सॉर्बेंट पे आके एड्सॉर्ब होंगे, या हम इसको क्या बताते हैं, एड्सॉर्बेट बोल सकते हैं, और अपन इसको गैस भी बोल सकते हैं। एड्सॉर्बेट बोलोगे या फिर क्या है, ये आपका एक तरह से क्या है, एड्सॉर्बेट है तो क्या है, कोई गैसेस मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं अपन। किसी एड्सॉर्बेंट पे जब एड्सॉर्बेट आके ऐड होगा, मतलब एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट गैस आके यहाँ पे अटैच होगी, तो यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, यही क्या बताएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बताएगी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस आकर एड्सॉर्बेंट पे स्टिक हुआ है या चिपका है। इसको और सिंपल भाषा में अपन लोग समझ लेते हैं। फ्रोडलिच साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से बताया कि एड्सॉर्बेंट या गैस जो है किसी एड्सॉर्बेंट पर आकर, या हम कह सकते हैं एड्सॉर्बेट कितना एड्सॉर्बेंट पे ऐड होगा, या कोई गैस किसी एड्सॉर्बेंट पे आके कितना अटैच होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होगा, एड्सॉर्बेंट के पर यूनिट मास पर कितनी गैस आके स्टिक हुई है, वो किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर का। इन शॉर्ट हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस आके क्या करेगी, सरफेस पे स्टिक हो जाएगी और चिपक जाएगी। इज दैट क्लियर? अभी आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या कहा, गैस के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही गैस के मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्बेंट पे आकर चिपकेंगे। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजी दी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहाँ पे x क्या है और m क्या है? m क्या कह सकते हैं अपन लोग, m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का मास को हमने किससे बताया, स्मॉल m से बताया। ये जो डेरिवेशन निकल के आया, या हम कह सकते हैं कि इक्वेशन है छोटी सी, जो किसने दी थी, फ्रोडलिच ने दी थी। फ्रोडलिच ने क्या बताया इसके बारे में, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। p यहाँ पे किसको डिनोट करता है, प्रेशर को बताता है। प्रेशर को अपन किससे बताते हैं, p से बताते हैं। अब m यहाँ पे क्या है, एड्सॉर्बेंट का वो मास, उतना मास जिसके ऊपर कोई गैस आके स्टिक हुई है। और x अपन यहाँ पे क्या बताएंगे, x क्या कह सकते हो आप यहाँ पे, ये जो है ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट, या कितना एड्सॉर्ब हुई है, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है गैस का, उसको हम किससे बताते हैं, x से बताते हैं। तो x यहाँ पे हमें क्या बता रही है, एक तरह से एड्सॉर्बेट का क्या बता रही है, अमाउंट कह सकते हो, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। या हम इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, जहाँ पे हम लोगों ने x/m के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। x यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बताएंगे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। क्या हम इसको ब्रैकेट में गैस लिख देते हैं, हम बार बार गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का वो अमाउंट जो कि क्या करेगा, एड्सॉर्बेंट पे आकर चिपकेगा। और m किसको डिनोट करता है, m यहाँ पे बताता है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का वो मास जिस पर एड्सॉर्बेट आके स्टिक होगा। और अगर हम इनको टोटल में देखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ये हमें क्या बताता है, ये जो इक्वेशन है या x/m है, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहेंगे तो हमें ये क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड। ये क्लियर है सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेते हैं। फ्रोडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रोडलिच ने अपने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमें क्या समझाया है, यहाँ पे उसने बताया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ अ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब कितना कोई भी गैस एड्सॉर्ब होगी किसी एड्सॉर्बेंट पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। इसको हमने डेरिवेशन इक्वेशन फॉर्म में देख लिया, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहाँ पे x अपन ने क्या बताया, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, या हमने क्या कहा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको चाहे हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट है उसको हमने x से बता दिया। m यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा। तो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट को हमने स्मॉल m से शो किया। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया अगर हम टोटल देखें इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होगी, जिसे कैलकुलेशन हमें करना हो कि भाई कितना अमाउंट ऑफ गैस किसी एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हुआ है, वो हम बता सकते हैं इस दोनों से x/m की वैल्यू से। जैसे आप इसको निकालोगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब एक्चुअल में हुई है। अब इसके बाद अगर इसको और भी देखना हो तो हम देखिए अब एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। अब आप खुद देखिए, ये देखिए एक बीकर है,
हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। सिंपल बीकर है। बीकर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, एक ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये हमारा है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर आके गैस के मॉलिक्यूल चिपकेंगे। अब ये जो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट या गैसेस मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम लोग। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये क्या है हमारे एड्सॉर्बेट। ये किसी बीकर में एड्सॉर्बेट कह सकते हैं हम लोग, या गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ अवेलेबल है। ये आपको डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो चीज़ है ये अपना क्या है, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जिस पर आके एड्सॉर्ब चिपकेगा, स्टिक होगा। अब आप देखिए, ये बीकर के ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, पिस्टन स्ट्रक्चर लगा रखा है। पिस्टन आप लोगों को पता होगा, जिसे हम लोग बंद करते हैं। पिस्टन है जिसके ऊपर एक ढक्कन है। अगर हम इसको पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसे आप देखिए नेक्स्ट डायग्राम में, जैसे हम आगे की तरफ देखते हैं, जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ आने लगेगा तो जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, वो आके एड्सॉर्बेंट पे आकर चिपक गए। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, इज दैट क्लियर। अब देखिए, गैस के मॉलिक्यूल और भी पड़े हैं, लेकिन जितने मॉलिक्यूल इस सरफेस पे अवेलेबल थे, जितने चिपक सकते थे, वो सारे के सारे इन सरफेस पे आके चिपक गए। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले क्या था, पहले प्रेशर कम था। प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट और गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर थे, वो पास में इतना स्टिक नहीं हो पाए थे। लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, ये पिस्टन दिखाई दे रहा है आपको, इस पिस्टन को जैसे ही आपने नीचे की तरफ दबाया तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल और एड्सॉर्बेंट इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ। ये दोनों पास पास हैं और जितनी सरफेस अवेलेबल थी एड्सॉर्बेंट की, उस पर जितने गैस के मॉलिक्यूल थे वो सारे सारे क्या हो गए, स्टिक हो गए। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन और देख लेते हैं। अब ये दो कंडीशन आपको समझ में आई। पहली कंडीशन जहाँ पे क्या था, प्रेशर कम था, तो एड्सॉर्बेंट पे मॉलिक्यूल धीरे धीरे स्टिक होना स्टार्ट हुए। प्रेशर बढ़ाते ही सारे मॉलिक्यूल फटाफट आके एड्सॉर्बेंट की जितनी अवेलेबल सरफेस थी उस पर आके स्टिक हो गए। अब मान लीजिए और प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या ये चिपकेंगे? नहीं। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देख लीजिए, ये एक और हम देख लेते हैं इसको और अच्छे से। ये देखिए, आपका एड्सॉर्बेंट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे देख लिया हमने, प्रेशर लगाने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल आके इस पे चिपक चुके हैं। ये देखिए गैस के मॉलिक्यूल, अब कोई भी अवेलेबल सरफेस यहाँ पे है नहीं। ये आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, आप खुद देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल जितने थे एड्सॉर्बेंट पर आकर चिपक गए हैं, यहाँ पर कोई भी अवेलेबल सरफेस नहीं बची है। जितने भी थे, जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद ये सारे के सारे यहाँ पे आके स्टिक हो गए। अब इस बीकर में और भी गैसेस मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, लेकिन ये गैसेस मॉलिक्यूल इस पे आके स्टिक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अब आप भले इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, ये देखिए पिस्टन अवेलेबल है, ये पिस्टन से भले आप कितना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, स्टिक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अवेलेबल साइड जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको पहला वाला अपना याद हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोगों ने नाइट्रोजन और प्रेशर के बीच में, गैस के बीच में और प्रेशर के बीच में वॉल्यूम प्रेशर का हम लोगों ने एक कर्व बनाया था। उस कर्व में हमने यही कहा था कि क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। एक टाइम तक क्या होता है, जैसे हमने उसमें देखा था, पहले वाले कर्व में देखा था, जैसे आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी ये चीज़। नाइट्रोजन गैस की हमने यहाँ पे बात करी थी, प्रेशर की बात करी थी। प्रेशर जैसे बढ़ाते जा रहे थे, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट ही था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसके थ्रू जैसे ही हम लोगों ने देखा कि कुछ टाइम तक तो क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा और बाद में क्या हो गया, वैल्यू कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स अगर हम एक सर्टेन टाइम बाद भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि जितनी भी अवेलेबल सरफेस थी एड्सॉर्बेंट की, वो सारी सरफेस ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स अब यहाँ पे कोई भी एड्सॉर्प्शन फर्दर नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। फ्रोजलिच आइसोथर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा आप, एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये हमारा प्रेशर, अब यहाँ पे जैसे हम लोग अपना ग्राफ देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखिए ग्राफ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है, x/m। जो हम लोगों ने फ्रोजलिच का इक्वेशन देखा था, उसमें उसने क्या बताया था, x/m एब्जॉर्बेंट कितना एब्जॉर्ब हुआ है एड्सॉर्बेंट के ऊपर, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है ना। तो एड्सॉर्बेट कितना एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हुआ है,
उसको अपन ने क्या बताया था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल। अब अगर इन दोनों को अपन अलग अलग एक्सिस पे रख के देखते हैं, एक्स एक्सिस पे अपन ने अपना x अपॉन m का वैल्यू लिया, अमाउंट ऑफ गैस कितनी एब्जॉर्ब हुई है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे y एक्सिस पे अपना क्या ले लिया, सॉरी x एक्सिस पे अपन ने प्रेशर लिया, y एक्सिस पे अपन ने x अपॉन m का वैल्यू लिया। प्रेशर यहाँ पे देखा, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे अपने पास वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है जो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करते ही अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड उसका वैल्यू धीरे 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 बढ़ने लगा। ये दिखाई दे रहा है सभी को, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड मतलब कितनी गैस एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होगी उसका एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया, सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर एड्सॉर्प्शन बंद हो गया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर ये डेरिवेशन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, या हम कहेंगे ये इसके ऊपर इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये बात गौर से समझने वाली है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये ग्राफ समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है फ्रोडलिच की इक्वेशन को। फ्रोडलिच ने हम लोगों को क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, कितनी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पर पड़ने वाले प्रेशर के। जितना प्रेशर पड़ेगा उतना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन देखी, ग्राफ प्लॉट किया, कितना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है प्रेशर के वर्सेस में, कि प्रेशर बढ़ेगा अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होने लगेगी। अब जैसे जैसे हम लोगों ने वैल्यू बढ़ाई, जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे अमाउंट ऑफ गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। बढ़ते 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 यहाँ तक अगर अपन आएंगे, आगे चल के देखेंगे कि एक पॉइंट तक आगे, एक पॉइंट तक ये एक्सटेंट होता है, उसके बाद ये वैल्यू क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कांस्टेंट होने लग जाती है। इट मीन्स यहाँ तक जब हम इनिशियल स्टेट की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो सीधा सीधा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आप देखोगे तो एक पॉइंट पे आने पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन गैस का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट वो फिक्स हो चुका है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब आप खुद देख सकते हैं, ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रहा था मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था गैस का, लेकिन धीरे 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 एब्जॉर्प्शन गैस का प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स प्रेशर पे डिपेंड नहीं हो पा रहा। क्या मतलब है इसका, ये वाला डायग्राम आप समझ सकते हो। मतलब सरफेस फुल हो चुकी है, फुल होने के बाद में पिस्टन पे कितना ही प्रेशर लगाऊं, कितना ही प्रेशर यहाँ पे लगाया जाए, अप्लाई किया जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अवेलेबल सरफेस सारी खत्म हो चुकी है। ये कंडीशन कब आई है, जब हमें पता था कि हमारे एड्सॉर्बेंट की सारी साइड जितनी भी थी, साइड ये चारों तरफ का एरिया, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इस पर सारी गैसेस क्या हैं, ये सारी गैसेस इसको कवर कर चुकी हैं। इसका मतलब अब नेक्स्ट गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट पे आके नहीं चिपक पाएंगे, चाहे हम कितना ही प्रेशर उस पर अप्लाई कर दें। तो ये चीज़ क्लियर है सभी को, ये इजीली आपको समझ में आया कि एक पॉइंट पर तो क्या होता है, जैसे प्रेशर बढ़ाते हो वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, एक पॉइंट तक आते आते बढ़ने लगता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब ये वैल्यू सीधा कांस्टेंट हो जाती है। इट मीन्स प्रेशर आप कितना भी बढ़ाओगे तो भी ये वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ ग्राफ को देखकर हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ पे, इनिशियल। फर्स्ट जो वैल्यू आपके पास आया है वो है आपके पास इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में क्या बता रहे हो आप, x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इट मीन्स x अपॉन m का वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन गैस का बढ़ेगा। उसके बाद जब हम अपनी फाइनल स्टेज में पहुँचे, दो स्टेज हमारे पास अवेलेबल है, या हम कह सकते हैं दो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। इनिशियल वैल्यू में हमने देखा गैस का एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, P पर डिपेंड है या P के प्रोपोर्शनल है, राइट। अब हम इसको बताते हैं सेकंड कंडीशन, जहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं। इनिशियल वैल्यू में हमने देखा एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, फाइनल वैल्यू में हमें दिखाई दे रहा है कि
एड्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं कर रहा है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है प्रेशर के, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू हम ले सकते हैं 1, P का वैल्यू 1, मतलब P प्रेशर का वैल्यू हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर पे इसका एड्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब P का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2 वैल्यू निकल के आई हमारे पास, एक आई इनिशियल वैल्यू, एक आई फाइनल वैल्यू। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये मैं आपको समझा देती हूँ क्या चीज़ है। जब हम लोग कभी भी कोई चीज़ की बात करते हैं, आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ी होंगी, रिएक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, आपने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट आपने लिया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। लेकिन कई बार क्या होता है, जब कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। जब बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं तो उनके बीच में एक हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट आती है। इंटरमीडिएट का मतलब कि पहले क्या बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, इंटरमीडिएट बनाया, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिला, मतलब एक बीच वाली स्टेज जहाँ पर बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। इज दैट क्लियर? ये सब हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, एक इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में बॉन्ड टूटेंगे, टूटने के बाद नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसके अंदर ये बताता है ये हमें कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, और कंप्लीट जो प्रोडक्ट हमको लास्ट में मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें बाद में दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हम 2 वैल्यूज़ जब देख रहे हैं, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, तो उसी के बीच में हमें क्या मिलेगी, एक इंटरमीडिएट वैल्यू मिलेगा। तो जो ये चीज़ हमने लिखी है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P 1/n, जहाँ पे अपन ने क्या बताया है, ये वैल्यू हमारा कौन सा वैल्यू है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेट है, ये आप कह सकते हो इंटरमीडिएट वैल्यू है। इंटरमीडिएट वैल्यू हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है जब क्या हो रहा था, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा था और एड्सॉर्प्शन ख़त्म हो चुका, बढ़ने और ख़त्म होने के बीच के स्टेज को हम इंटरमीडिएट स्टेट से या इंटरमीडिएट वैल्यू से बताते हैं। जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हमें समझ में आ रहा है कि एड्सॉर्प्शन का वैल्यू हमने किससे बताया कि एड्सॉर्प्शन जो है वो P के क्या है, हाफ प्रपोर्शन में है, मतलब ये इसको किससे बताते हैं हम लोग, 1/n से। जहाँ पे आप ये देख सकते हो स्टार्टिंग जहाँ पे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा था तब P का वैल्यू 1, एड्सॉर्प्शन 0 हो गया तो P का वैल्यू 0, मतलब एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया तो P का वैल्यू 0 आ गया। तो 1 और 0 के बीच की स्टेट को अपन 1/n से बताते हैं। एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 0 है, उसके बीच का वैल्यू अपन ने किससे बताया, 1/n से बताया। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? अब अपन बता रहे 1/n, जहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है। आप लिख सकते हो एक n ऐसा इंटीजर है जिसको अपन कंप्लीट नंबर की फॉर्म में ले सकते हैं। n को हम लोग होल नंबर ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, हम लोग कंप्लीट नंबर इसको ले सकते हैं। यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे इंटीजर के तरह बिहेव करेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर पे। या हम इसको लिख सकते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। अब ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? फिर से हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया था, क्या चीज़ डिस्कस की थी, फ्रोडलिच का हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले तो आप लोग ये नाम से समझिए, आइसोथर्म यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजी काम में ली थी। आइसोथर्म का मतलब यहाँ पे समझ में आता है क्या चीज़ है, ऐसे प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, कोई इस तरह की प्रोसेसेस जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन लोग, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट मीन्स टेम्परेचर को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं उस सभी प्रोसेसेस को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म प्रोसेस जो हम लोगों ने बोला था, फ्रुडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इट मीन्स इस तरह के प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये क्लियर हो गया? फ्रुडलिच आइसोथर्म ने हमें ये बताया कि कितना गैस एड्सॉर्ब होती है, एड्सॉर्प्शन कितना होता है इसका। तो गैस का एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रेशर पे।
उसी के प्लॉट में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया, उसी को देखते हुए एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में आप लोग खुद देख सकते हैं x अपॉन m का वैल्यू स्टार्टिंग में तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके हाई हो जाता है और उसके कुछ टाइम बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट होता चला जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो तो भी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा ये हम लोग समझ चुके, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्बेंट की साइट अवेलेबल नहीं है। एड्सॉर्बेंट की साइट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब एड्सॉर्प्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो भी एड्सॉर्प्शन होगा नहीं, वो आप डायग्राम के थ्रू भी इजीली समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि दो वैल्यू निकल के आती है, एक वैल्यू इनिशियल x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की वैल्यू 1 पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग वैल्यू है। फाइनल वैल्यू की जब अपन बात करते हैं तो ये हमें निकल के आती है x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। p की पावर 0 क्यों ली, p की पावर 1 थी क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो था वो बढ़ रहा था। p की पावर 0 जहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर का वैल्यू डिपेंडेंस जो है प्रेशर की खत्म हो गई, तो प्रेशर को हमने 0 से बताया। अब इसी के बीच वाली जो थर्ड स्टेज हमने बताई वो क्या होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा, इस वाले से थोड़ा कम होगा। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से इन दोनों के बीच की वो स्टेज है जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है। सैचुरेशन हमें समझ में आता है, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये पॉइंट एक बताता है, ये इसको हम P और S से बता सकते हैं। ये प्रेशर आप लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे, ये प्रेशर है और ये जो पॉइंट है ये PS बताता है, मतलब ये सैचुरेशन पॉइंट बताएगा। इसके बाद आपका वैल्यू कांस्टेंट होने लग जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, जिसको अपन PS से बताते हैं। PS सैचुरेशन पॉइंट। ये ग्राफ समझ में आ गया सभी को, इज दैट क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए इस ग्राफ को, आपको देख के समझ में आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे हमको मिला है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। आप सब लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है सेम पहले वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लोग बताते हैं। अभी तक हम लोग फ्रॉडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लेवल पे, जैसे आप लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख सकते हैं, सेम वैसा ही ग्राफ है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है। जैसे देखिए अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा था, एड्सॉर्ब हुआ अपना कितना, x अपॉन m से बताया हम लोगों ने, p प्रेशर से बताया। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, x अपॉन m का वैल्यू जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते ही क्या होता है, ये वैल्यू लो प्रेशर पे बढ़ने लगता है, जैसे दिख रहा है ग्राफ से। अब एक पॉइंट पे आके क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर है, जहाँ पर क्या है, प्रेशर हम लोग कह सकते हैं ऐसा लो प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा इंटरमीडिएट प्रेशर जिसके अंदर क्या हो रहा है, XM का वैल्यू P 1 अपॉन N से, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू आ रहा है। और लास्ट का जो फाइनल हाई प्रेशर है, जब प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन खत्म हो चुका है, हम कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन जो है हमारा वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसको अपन ने किससे बता दिया, P0 से बताया। ये पहले वाले ग्राफ की तरह ही ये वाला ग्राफ है, ये आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 3 जोन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जोन लो प्रेशर का इनिशियल वाला, इंटरमीडिएट वैल्यू इंटरमीडिएट प्रेशर वाला, और लास्ट वाला जो है वो हाई प्रेशर को बता रहा है, मतलब हमारी फाइनल वैल्यू को। इनिशियल वैल्यू में हम लोगों ने बताया x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। फाइनल वैल्यू हमने बताई x अपॉन m, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 0 के। फाइनल वैल्यू जहाँ पे P पे प्रेशर पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं हो रही है, मतलब एड्सॉर्प्शन गैस का प्रेशर पे डिपेंड नहीं है, मतलब प्रेशर कितना भी बढ़ाएंगे तो भी एड्सॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब पावर जो है प्रेशर की आप खुद देख सकते हो, प्रेशर की पावर कितनी हो रही है, यहाँ पे 1 से लेकर 0 हो रही है। P पहले P1 था, P1 से कितना हो गया, P0 पे आ गया। इट मीन्स जो पावर है प्रेशर की वो क्या हो गई, कम हो गई। अब इसी की इंटरमीडिएट वैल्यू हम लोगों ने बताई थी P1 अपॉन N। इंटरमीडिएट वैल्यू को हमने बताया था x अपॉन m, हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P1 अपॉन n से, जहाँ पे m हमने बताया n क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, और इसका वैल्यू जो है n का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे हमने बताया था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट का क्या नेचर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है n का वैल्यू। इज दैट क्लियर? n जो है वो एक इंटीजर है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हमने कहा होल नंबर हम ले सकते हैं, कंप्लीट नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा इसका वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू क्या रहता है वो किस पे डिपेंड करता है कि नेचर आपका एड्सॉर्बेंट, मतलब गैस जो आके एड्सॉर्बेंट पे अटैच हो रही है, तो उन दोनों का नेचर क्या होता है उसके बेसिस पे n का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू हम लोगों ने बता दिया, p का वैल्यू 1 अपॉन n,
अब इस वैल्यू को जब हम देखते हैं तो इस वैल्यू के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो है उसको भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हम लोगों ने बीच की बात की थी, एक पॉइंट हमने पीएस लिया था। पीएस आपने क्या बोला था, सैचुरेशन का प्रेशर। अब अगर अपन बात कर लेते हैं ग्राफ से जैसे रिप्रेजेंट हो रहा था, हम लोगों ने बताया एक इनिशियल वैल्यू क्या बताया था, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, p1 वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमने बताया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p0 के। उसके बाद हम लोगों ने अपना इंटरमीडिएट, इनिशियल, फाइनल एंड इंटरमीडिएट वैल्यू हम लोगों ने बताया x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल के आई, जो हम लोगों ने अभी अभी ग्राफ देखा था, उस ग्राफ में आपने देखा ये तीनों वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल थी। अब ग्राफ की वैल्यू देखने के बाद अब यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी काम में ली है वो एक हमने देखा था, ग्राफ के अंदर एक पॉइंट आ रहा था जहाँ पे इस पॉइंट के बाद, जैसे ये ग्राफ अपन ने बनाया था, एक पॉइंट के बाद क्या हुआ था, ये पॉइंट, जिसके बाद क्या था, ये वैल्यू जो थी वो हमारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया था, ये पॉइंट था, इसको अपन ने क्या बोला, सैचुरेशन प्रेशर, या सैचुरेशन पॉइंट से भी आप बता सकते हो। पीएस मतलब प्रेशर को, पी मतलब प्रेशर को डिनोट करेगा, एस मतलब यहाँ पे सैचुरेशन, तो हम इसको सीधा सैचुरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। पीएस मतलब ये पॉइंट हमारा क्या था, सैचुरेशन पॉइंट था। सैचुरेशन पॉइंट हमें क्या बताता है, यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट ने हमें ये बताया कि यहाँ पे जो था आप लोगों का प्रोसेस जो था वो प्रोसेस अब कंटिन्यू नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम एक और टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। हम लोग अभी तक कह रहे थे एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन के अलावा डिसॉर्प्शन प्रोसेस भी होता है। डिसॉर्प्शन समझिएगा इसको आसान से, इजी वे में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, फ्रॉडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा अलग अलग प्रेशर पे, इनिशियल पे वैल्यू बढ़ता है, फाइनल वैल्यू पे प्रेशर का वैल्यू 0 हो जाता है, इंटरमीडिएट पर ये वैल्यू बीच का बना रहता है, जिसको अपन ने x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n से बताया था, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू से बताया था। अब यहाँ पे हम एक बात और कर रहे हैं, हमने क्या कहा, एक पॉइंट पर जाने के बाद फाइनल वैल्यू हमें p का वैल्यू 0 क्यों मिलता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो नहीं पाता, क्योंकि एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है उसकी सारी साइट क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। हमने बार बार ये चीज़ कही है कि एड्सॉर्बेंट की अगर साइट फिल हो गई, इसका मतलब आके इसमें नया मॉलिक्यूल अगर आता है तो वो कहाँ पे आके जुड़ेगा। लेकिन इसी के अंदर अपन एक चीज़ और देखते हैं, ये जो सैचुरेशन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट हमें क्या बताता है, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। इट मीन्स जितना एड्सॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन भी होगा। अब कैसे होगा वो समझिए, कि जैसे हमने यहाँ बताया ये हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट, ये अपना एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बताते हैं, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है हमारा ये वाला। अब एड्सॉर्बेंट को आप लोग देखोगे तो इस पे क्या है, मॉलिक्यूल सारे चिपके हुए हैं। अब अगर नए मॉलिक्यूल को यहाँ पे एंटर होना पड़े, या गैस, अगर नए गैस का मॉलिक्यूल नया आना चाहे तो वो क्या करेगा, जब तक ये वाला बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये आ नहीं पाएगा। इट मीन्स डिसऑर्प्शन भी होगा, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तब ये वाला यहाँ पे आएगा। या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं है, किसी भी सरफेस पे जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा तो एक नया मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा। इट मीन्स हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब अपन बता रहे हैं एड्सॉर्बेंट की सरफेस, एड्सॉर्बेंट की सरफेस आप लोग बताते हो तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पे पहले से अटैच है, जब तक वो यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक नया मॉलिक्यूल यहाँ पे आ नहीं पाएगा। इसका मतलब जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसऑर्प्शन हो रहा है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है पीएस पॉइंट पे, इसीलिए आगे का वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है गैस का एड्सॉर्प्शन, मतलब गैस का एड्सॉर्प्शन जो होगा वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने कहा सरफेस जो है वो पूरी फुल हो चुकी है।
इसका मतलब नया मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रोसेस को तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के साथ साथ डिसॉर्प्शन भी होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बनेगा एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन के बीच में, क्योंकि अगर नया मॉलिक्यूल आना है तो पहले वाले को हटना पड़ेगा, पहले वाले का डिसॉर्प्शन होगा, नए वाले का एड्सॉर्प्शन होगा। तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू साथ साथ चलते रहते हैं और इसी के साथ हमें अपना सैचुरेशन पॉइंट और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से सैचुरेशन पॉइंट आएगा, किस तरह से इनिशियल वैल्यू होती है, किस तरह से फाइनल वैल्यू आता है। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं अपना इंटरमीडिएट वैल्यू। अभी तक अपन लोग बात कर रहे थे इनिशियल फाइनल, अब अपन इंटरमीडिएट वैल्यू की बात कर लेते हैं। जब इंटरमीडिएट प्रेशर होता है तब अपने पास क्या वैल्यू निकल के आता है, P का अपन ने देखा x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n। 1/n रख लेते हैं। अब n का वैल्यू हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम क्या रखते हैं। n का वैल्यू अपन देखते हैं, अगर हम लोग n का वैल्यू लेते हैं 1, n का वैल्यू 1 लेने के बाद तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे या तो n का वैल्यू n1 हो सकता है या n का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे तो आप खुद देखिए डेरिवेशन किस तरीके से कहलाएगा, 1/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। इट मीन्स x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा kp, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये kp 0, 1/1 p का वैल्यू नॉट, ये kp 0। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। अभी तक अपन लोगों ने पीछे देख लिया, ग्राफ देख लिया आप लोगों ने कि ग्राफ के थ्रू कैसे वैल्यू निकल के आई थी, इनिशियल थी, इंटरमीडिएट थी एंड फाइनल थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फ्रोडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फ्रोडलिच का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमें क्या बता रहा है, फ्रोडलिच का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमें ऐसा कहता है जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस का एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा और कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ख़त्म होने लग जाता है। मतलब कितना भी हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दें लेकिन गैस मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अपन डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं जिसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। ये देखिए x/m एड्सॉर्ब्ड गैस का अमाउंट बताया, इनिशियल हो गया, p यहाँ पे हमने प्रेशर यहाँ पे बताया है अपने x एक्सिस पे, y एक्सिस पे अपन लोगों ने गैस एब्जॉर्ब कितनी हो रही है उससे बताया। यही वाला अपना इनिशियल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n ऑन x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। अब यहाँ पे डिटेल एनालिसिस में सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अपन देख लेते हैं एट लो प्रेशर। फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं लो प्रेशर पे क्या होता है। अब लो प्रेशर आपको पता है कि लो प्रेशर पे क्या होगा, गैस का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, p की पावर 1 तक होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। अगर जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक k हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये हम लोगों ने देखा अभी कि जैसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे k का वैल्यू लेना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा। k यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसे अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया वैसे यहाँ पे हम एक k कांस्टेंट को लेके आएंगे। वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे kp1, x/m इज इक्वल टू kp1। अगर हम इसको अपने डेरिवेशन के थ्रू y इज इक्वल टू mx के थ्रू देखें तो इससे क्या हो सकते हैं, हम इसको इजीली बता सकते हैं y इज इक्वल टू mx, जहाँ पे x एक्सिस पर p का वैल्यू, y एक्सिस पर x/m का वैल्यू, और k जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, यहाँ पे k बताता है, यहाँ पे m जो है वो m क्या हो जाता है k के इक्वल, मतलब k स्लोप को बताएगा, राइट। तो लो प्रेशर पे बताते हैं अपन लोग इसको इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं m, या तो हम इसको लिखकर भी देख सकते हैं। x एक्सिस पर आप लोग खुद देख लीजिए, ये क्या हो गया, अपनी एक समीकरण होती है, एक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे y एक्सिस पे क्या शो करते हैं हम, x एक्सिस पे अपने प्रेशर को शो कर रहे हैं, y एक्सिस पे हम लोग बताते हैं x/m कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ है, और m जो है वो किसको बताता है, वो स्लोप को बताता है, जो क्या बताएगा k का वैल्यू। इसलिए लो प्रेशर पे जब अपन देखते हैं, और आप इसको प्लॉट करके देख लीजिए, साइड में शॉर्ट में हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं, x एक्सिस पे p, y एक्सिस पे हम लोगों ने x/m का वैल्यू लिया, तो जो स्लोप होगा k क्या होगा, अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये क्या हो गया k, या फिर अपन इसको m से बताते हैं, m स्लोप है, मतलब m जो है वैल्यू उसकी जगह पे अपन ने k देख लिया, स्लोप को बताता है, और ये स्लोप हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इट मीन्स
ये क्या बता रहा है, लो प्रेशर पे हम लोग इस तरह से डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जब अगर कंडीशन हो जाए हाई प्रेशर पे, अगर अपन लेते हैं एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर वाला आपको याद है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, कि p की पावर 0 है। अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू साइन लगाएंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, kp 0 के। और p0 का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 हो जाता है तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, x/m इज डायरेक्टली इक्वल टू k। आप लोग खुद देख सकते हो p का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब p जो है p की पावर 0 है, इसका मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, k के। मतलब आपको यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगा, हमने कहा था स्ट्रेट लाइन। हाई प्रेशर पे जब अपन देखते हैं तो ये क्या होता है, ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये आप लोगों को खुद को दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस एरिया को बताऊँ, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, ये ग्राफ देखिए, सैचुरेशन पॉइंट के बाद जब आप देखेंगे तो ये खुद देखेंगे आप एक्सिस के पैरेलल में ये पार्ट हाई प्रेशर वाला जोन आ जाता है। ये दिख रहा है आपको, प्रेशर जो है इसके अंदर ये जो जोन है, ये हम कह सकते हैं ये वाला जो जोन आपका दिख रहा है ये पूरा क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया है। मतलब इसके पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब जो आपको लाइन मिलती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में नहीं मिलेगी, जबकि कैसा मिलेगा, ये हमको एक पैरेलल फॉर्म में दिखाई देगा। जब क्या होता है, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया है, अपने कांस्टेंट k के इक्वल हो जाता है। जब किसका वैल्यू, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस वैल्यू किसकी, कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पर आकर, हाई प्रेशर पर आकर गैस का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। ये वैल्यू बढ़ता नहीं है। इस डेरिवेशन से, इस इक्वेशन से आपको समझ में आया है कि वैल्यू कांस्टेंट कैसे होता है। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको रीज़न पता है। एड्सॉर्प्शन के ऊपर क्या होगा, एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं गैसेस मॉलिक्यूल और ज़्यादा चिपक नहीं पाएगी क्योंकि वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। और उसको अगर अपन डेरिवेशन फॉर्म में देखते हैं, p का वैल्यू नॉट, इसका हटाते ही अपन यहाँ पे क्या लाएंगे, k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 0 है। p को हम हटा सकते हैं क्योंकि p की पावर 0 है, तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, ये इसके कांस्टेंट k के इक्वल हो गया। इसका मतलब वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैरेलल ग्राफ मिलेगा x एक्सिस के ऊपर। ये साफ दिखाई दे रहा है आपको, डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा, x एक्सिस पे आपको पैरेलल ग्राफ दिखाई देता है। अब इसके बीच में चलते हैं हम लोग, जब प्रेशर क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर होता है। जब इंटरमीडिएट प्रेशर मिलेगा तब क्या कंडीशन होगी, एट इंटरमीडिएट प्रेशर जब इंटरमीडिएट प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ने दो देख लिए, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब लास्ट वाला जो हम बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पर वैल्यू हम लोगों को पता है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n। अब अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kp 1/n। जहाँ पे हम लोगों ने क्या बता दिया था, p जो होता है वो क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे p अपन ने प्रेशर से बताया, ये प्रेशर की पावर हो गई 1/n। यहाँ पे k जो हो गया, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, और ये x/m इजिकल टू kp 1/n, जहाँ पे n हमने बोला कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इसका वैल्यू होल नंबर में कुछ भी होगा, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। इसका नेचर डिपेंड करेगा एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर। तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसको। अब अपन देखते हैं, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट पॉइंट आता है, वैल्यू निकल के आता है ये, इसके थ्रू अगर आप निकालना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो अपना इंटरमीडिएट वैल्यू निकल के आया है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p की पावर 1/n, इसके थ्रू हम लोग अपना इनिशियल और फाइनल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कभी पता चल गया इंटरमीडिएट वैल्यू ये है, और आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता करना है कि इनिशियल पे, लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे क्या डेरिवेशन था या किस तरह से निकालते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लो और हाई प्रेशर को देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग x/m में जब अपन लो प्रेशर की बात करते हैं, एट लो प्रेशर, इसके थ्रू हम लोग दो कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पे दो कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब लो प्रेशर होगा तब ये कैसे निकलेगा, और हाई प्रेशर होगा तब ये कैसे बताएगा। और ये एट हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर पे जब अपन लेते हैं x अपॉन m इज प्रपोर्शनल टू k, p का वैल्यू 1 अपॉन n। अब अगर अपन n का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा वैल्यू x अपॉन m इज इक्वल टू k p 1। k p 1 का वैल्यू आ गया। k p 1 कब आता है? लो प्रेशर पे। जब क्या होगा आपके पास ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? प्रेशर डिपेंडेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट प्रेशर की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर के अंदर अपन दो कंडीशन बताते हैं कि जब ये इक्वेशन हमारे पास आती है तो इस इक्वेशन के थ्रू हम दो चीज़ों पे देख सकते हैं, एक तो लो प्रेशर वाली कंडीशन आ जाएगी और एक हाई प्रेशर वाली कंडीशन आ जाएगी। लो प्रेशर वाली कंडीशन और हाई प्रेशर वाली कंडीशन को हम इंटरमीडिएट कंडीशन के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे ही डेरिवेशन है x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू k p 1 अपॉन n, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लो प्रेशर हाई प्रेशर पे निकालेंगे। लो प्रेशर पे जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? n का वैल्यू पुट कर दिया। जैसे ही आपने n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो n का वैल्यू 1 रखते ही क्या हो सकते हैं? n के कोई भी दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो n होगा 1 या n हो जाएगा इन्फिनिटी। इंटीजर का वैल्यू 1 हो सकता है या इंटीजर का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। लो प्रेशर पे जब हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमको ये डेरिवेशन निकल के आता है जो कि लो प्रेशर वाले का डेरिवेशन है, जो कि इनिशियल प्रेशर पे डेरिवेशन फाइंड आउट किया जाता है। अब अपन आते हैं अपने हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर वाले की वैल्यू x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p 1 अपॉन n, जहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दिया? इन्फिनिटी रख दिया। n का वैल्यू इन्फिनिटी रखते ही आप खुद देख लीजिए नेक्स्ट क्या चीज़ हो जाएगी? k p। अब यहाँ पे देखिए k p का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? अगर अपन देखते हैं 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू अगर अपन आगे चल के देखें तो ये कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। इट मीन्स ये जो अपने पास डेरिवेशन निकल के है x अपॉन m इज इक्वल टू के पी 0, और ये किसके इक्वल है? ये इस इक्वेशन की इक्वल है जो कि किस पे आती है? फाइनल प्रेशर पे आती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू हो तो उसके थ्रू हम लोग लो प्रेशर पे इनिशियल प्रेशर पे वैल्यू निकाल सकते हैं, और हाई प्रेशर वाली फाइनल प्रेशर वाली भी वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक और तरीके से हम देख लेते हैं कि कैसे आया। अगर पहले वाले से तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो अपन एक तरीका और देख सकते हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है? 3 प्रेशर है हमारे पास, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड लो प्रेशर है अपने पास, एक इंटरमीडिएट प्रेशर एंड ये वाला जोन जो था वो हमारा हाई प्रेशर वाला था। तो हम लोगों ने देख लिया लो प्रेशर पे क्या होता है? एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और लास्ट में जाके हाई प्रेशर पे जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया था x अपॉन m जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? के पी 1 अपॉन n के। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर n का वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे कितना ले लिया आप लोगों ने? 1 ले लिया, तो यहाँ पे x अपॉन m का वैल्यू कितना हो जाएगा? के पी बोल सकते हैं या के पी 1 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन निकल के आई लो प्रेशर के लिए। हाई प्रेशर के लिए जब अपन देखते हैं x अपॉन m का वैल्यू, जब हम लोगों इसी डेरिवेशन के अंदर 1 अपॉन n में n का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं कितना? इन्फिनिटी। अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x अपॉन m इज इक्वल टू के पी 0, मतलब ये वैल्यू इस तरह से निकल के आएगा, जो किसको बताता है? ये बताता है लो प्रेशर वाली कंडीशन को, और ये बताता है हमें हाई प्रेशर वाली कंडीशन को। ये समझ में आ गया सभी को? इंटरमीडिएट प्रेशर के थ्रू हम लोग लो प्रेशर वाली कंडीशन और हाई प्रेशर वाली कंडीशन इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरमीडिएट प्रेशर के थ्रू हम लोग लो प्रेशर हाई प्रेशर वाली कंडीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपना था डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरेट एड्सॉर्प्शन
आइसोथर्म। फ्रुडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ गया। अब अपन इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब अपन वेरिफिकेशन देख लेते हैं फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। इस फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को वेरीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n के। अगर अपन जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते ही यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k। x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n के। अब अगर अपन लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करके देखना है कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड पे। तो आप देखिए लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p, ये वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, अगर अपन इक्वेशन में डालते हैं तो y एक्सिस पे y इज इक्वल टू लॉग x/m, c जो है अपना यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेप्ट पॉइंट जिस पे लॉग k प्लस m इंटू एक्स, ये वैल्यू अपने पास निकल के आएंगे। और जैसे ही हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट करने के बाद आप देखेंगे लॉग x/m यहाँ पे हम शो करेंगे, जिसको x एक्सिस पे बताया, y एक्सिस पे अपना लॉग p आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये x एक्सिस पे अपना लॉग p, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और m यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, इसको मैं दूर दूर लिख के बता देती हूँ। x एक्सिस पे लॉग p और m जो अपना स्लोप है उसको अपन किससे बताएंगे, 1/n से बताएंगे। तो स्लोप जो है, स्लोप को अपन ने 1/n से बताया, जो ये इंटरसेप्ट पॉइंट है जहाँ से अपना लॉग p इंटरमीडिएट, जो कि ये अपन को इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये आपको इजीली क्लियर होगा। वेरिफिकेशन अपन बता रहे हैं फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। फ्रुडलिच ने अपना एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, जिसने बताया था कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कंटिन्यू बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही एड्सॉर्बेंट की साइड पूरी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, तो वो ख़त्म होने के बाद और फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होता। और हमने इसकी इंटरमीडिएट स्टेट देखी थी, जिसमें अपन ने ये वैल्यू निकाला था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ये अपन ने निकाल के देखा था, जो एक इंटरमीडिएट स्टेट आई थी। इंटरमीडिएट स्टेट का ही हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया। ये स्टेट ही अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग लो प्रेशर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट हो तो हम उसको इजीली कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि लो स्टेट पे, या हम कहेंगे लो स्टार्टिंग पॉइंट पर, लो प्रेशर के ऊपर क्या कंडीशन थी या क्या डेरिवेशन निकल के आएगा, और हाई प्रेशर वाली कंडीशन पे क्या डेरिवेशन निकल के आएगा। अगर अपने पास ये डेरिवेशन है तो इसके थ्रू हम लोग लो प्रेशर और हाई प्रेशर की डेरिवेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर अपन इसका क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो k लगाएंगे। k आप लोगों को पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू जैसे ही आप हटाते हो, साइन हटाते हो, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट k को यूज़ करना पड़ता है। k कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमने लॉग लिया दोनों साइड पे। लॉग लेने के बाद हमारे पास ये डेरिवेशन निकल के आया, जो कि अपने इस इक्वेशन से मैच करता है, इक्वेशन की इक्वल है। इसी इक्वेशन के थ्रू जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट का ये ग्राफ निकल के आता है, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, जो इस आइसोथर्म को फुलफिल करता है। तो ये क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। आप साथ साथ में जो मैं लिखवाती जा रही हूँ आप नोट करते चलिए, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि फ्रुडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, उसको हमने लॉग लेकर वेरीफाई करके देख लिया कि हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला, जिसके ऊपर क्वेश्चन